तो नमस्कार दोस्तों, आप सब सभी का स्वागत है मैथ्स और साइंस लर्निंग के इस अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का जो फर्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इसमें हम सिर्फ माइक्रोब्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। माइक्रोब्स यानी कि वो जीव होते हैं, वो जीव जो जीव हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, ये जो पूरा टॉपिक है एक एग्जाम्पल के आधार पे हम समझेंगे। ठीक है, एक शुरुआत से समझते हैं कि आखिर क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन समझने के लिए मैंने व्हाइट बोर्ड पर कुछ नाम लिखे हैं। ठीक है, उनको हमें अलग अलग करना है। ठीक है, तो अब आप पहले क्या करोगे, फिश, कैट, टाइगर और पैरट को एक ग्रुप में करोगे। ठीक है, क्योंकि क्या बात है उनको एक ग्रुप में रखने के लिए, क्योंकि ये सभी लोग क्या है, लिविंग है। ठीक है, फिश, कैट और टाइगर जो है ये क्या है, फिश, कैट, टाइगर और क्या बचा है, पैरट। ठीक है, ये सभी जीव क्या है, ये लिविंग्स है, इसीलिए हमने क्या किया, इनको अलग ग्रुप में रखा है। ठीक है, इस ग्रुप को हम नाम देंगे लिविंग। ठीक है, इस ग्रुप को नाम क्या हम देंगे, लिविंग। और जो दूसरे बचते हैं, क्या बचते हैं, टेबल, चेयर, कार। टेबल, चेयर और कार, ये क्या है, ये सभी लोग नॉन लिविंग है। ठीक है, ये सब नॉन लिविंग है, इसीलिए हमने दो ग्रुप किए। ठीक है, अभी क्या हम इस लिविंग में ही और ग्रुप कर सकते हैं क्या, इनमें से हम कुछ को अलग कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। इनमें से हम किसको अलग कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, फिश को अलग रखेंगे, क्योंकि ये फिश जो है वो एक एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, इसमें टाइगर को अलग करेंगे। ठीक है ठीक है, पहले तो फिश को अलग करते हैं, इसमें टाइगर, कैट और पैरट इनको अलग किया जाएगा, क्योंकि ये जो है वो पानी के अंदर रहते हैं। और ये जो है, मेरा मतलब यही है कि ये जो फिश है वो एक्वेटिक एनिमल है, और जो टाइगर, कैट और पैरट इनमें से जो बचा है वो क्या है, ये टेरेस्ट्रियल है, और ये जो है वो एरियल है। ठीक है, ठीक है, क्या अभी सब बाकी हो सकता है, इनमें अभी ग्रुप हो सकते हैं, यस पॉसिबल है। टाइगर और कैट को भी हम अलग कर देंगे, टाइगर और कैट भी अलग हो सकते हैं। किस आधार पर, क्योंकि टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है, कैट एक पेट एनिमल है। इस प्रकार हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सभी को अलग अलग कर रहे हैं। इन सब ये सब जीवों को मेरा मतलब है कि ये इतने जीव है, ये सब चीजों को मैंने एक बार ग्रुप किया था, उन ग्रुप में भी ग्रुप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले तो हमने इस सब में एक दो ग्रुप बनाए, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो फिर इस ग्रुप में फिर हमने ग्रुप बनाए, इनको बोलते हैं सब ग्रुप्स। इनको क्या बोलते हैं, सब ग्रुप्स। ठीक है, तो हमारे अर्थ पर जो है जीव है, उनको भी इसी प्रकार से जो है सेपरेट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। वो किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन किया गया है वही इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं अभी हमारे बुक में जो ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन किया है, हमारे अर्थ पर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनके जितने जो क्लासिफिकेशन किया है उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उनको क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन जो होता है वो सिमिलैरिटीज के बेस पर होता है, उनमें क्या क्या चीजें सेम है, इसके आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया, ये देख लिया है। क्योंकि हमने पहले क्या देखा, उस उनमें जो है वो दो ग्रुप हो सकते थे, एक ग्रुप हो सकता था लिविंग का, दूसरा ग्रुप हो सकता था नॉन लिविंग का। जो लिविंग का ग्रुप किया उनमें सेम था कि वो सभी लिविंग थे। लिविंग के बाद हमने और दो ग्रुप, तीन ग्रुप बनाए। वो जो फिश था वो एक्वेटिक था, टाइगर और जो कैट था वो टेरेस्ट्रियल एनिमल थे, और जो बचा हुआ जो पैरट था वो बर्ड था, और उसे हम कह सकते हैं एरियल एनिमल था। ठीक है, हमने बताया कि माइक्रोब्स क्या है, वो जो हमें ओपन आई से नहीं दिखाई देते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप ही चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे अर्थ पर देखा जाए तो टोटल 8.7 मिलियन के तकरीबन जीव है जो हमारे वातावरण में सांस ले रहे हैं। ठीक है, 8.7 मिलियन के आसपास। इसका मतलब ये होता है कि तकरीबन 8 करोड़ 70 लाख जीव हमारे अर्थ पर मौजूद है। 8 करोड़ 70 लाख जो हमारे अर्थ पर मौजूद है। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन करता है, ऐसे ही हमने पहले देखा क्लासिफिकेशन किस तरह किया जाता है, उन्हें भी इस तरह से क्लासिफिकेशन करना था। ठीक है, क्लासिफिकेशन करने के लिए जो पहला जो ट्राई किया था, वो पहला ट्राई किया था कार्ल लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, उसके बाद आ गए रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट, उसके बाद कौन आ गए, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट हार्डिंग
व्हिटॅकर, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटॅकर नाम के साइंटिस्ट आ गए और उन्होंने क्या किया, ये जो 8 करोड़ 70 लाख जीव है उनको क्या किया, क्लासिफाई किया। तो उन्होंने क्या किया, हमने जैसे हमने 2 ग्रुप किए थे लिविंग और नॉन लिविंग के, उन्होंने भी उसी प्रकार यहाँ पे 5 ग्रुप किए, ठीक है। उन्होंने कितने ग्रुप किए, 5 ग्रुप किए। उनको उन्होंने ग्रुप्स नहीं कहा, ग्रुप्स के जगह उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, किंगडम इस शब्द का प्रयोग किया। समझ में आ रहा है? देखिए इन्होंने जो ग्रुप बनाए उन्होंने ग्रुप शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने उसकी जगह शब्द का प्रयोग किया किंगडम, ठीक है। किस शब्द का प्रयोग किया, हम याद में रखेंगे, ठीक है। इन्होंने 5 किंगडम्स बताए, अभी ग्रुप्स नहीं कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे किंगडम। इन्होंने 5 किंगडम बताए, ठीक है। पहला जो किंगडम था वो किंगडम था, उन्हें हम किंगडम मोनेरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो उन्होंने पहला जीवों का जो ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को उन्होंने क्या शब्द प्रयोग, ग्रुप की जगह उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है, किंगडम, ठीक है। पहला जो ग्रुप बनाया उसका नाम था मोनेरा, ठीक है। पहला जो ग्रुप बनाया उसका नाम था किंगडम मोनेरा। जो उन्होंने दूसरा किंगडम बनाया, जो उन्होंने दूसरा किंगडम बनाया उसका नाम था प्रोटिस्टा, उसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा। उन्होंने तीसरा ग्रुप बनाया उसका नाम था किंगडम फंगाई, ठीक है, किंगडम फंगाई। उसे फंगस भी कहा जाता है, हम उसे फंगस भी कह सकते हैं, ठीक है। उन्होंने जो चौथा ग्रुप बनाया वो था किंगडम प्लांटी, ठीक है, किंगडम प्लांटी। नाम से ही समझ गए होंगे कि प्लांटी, प्लांट्स की कुछ संबंधित है। जितने भी हमारे अर्थ पर जितने भी प्लांट्स है, जितने भी वनस्पति है, वो सभी किंगडम प्लांटी में आते हैं, ठीक है। उन्होंने 5वां ग्रुप बनाया उसका नाम था किंगडम एनिमल, किंगडम एनिमालिया, ठीक है, समझिए, ठीक है। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटैकर, या फिर उन्हें यूं कह सकते हैं कि आर.एच. व्हिटैकर, ठीक है, आर.एच. व्हिटैकर, ठीक है। ये नाम के एक एक्चुअली एक इकोलॉजिस्ट है जो कि एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, इकोलॉजिस्ट है, ठीक है। उन्होंने 5 ग्रुप बताए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगस, उसे ही फंगाई कहते हैं, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमालिया। ये 5 ग्रुप उन्होंने तैयार किए और इन्हीं ग्रुप में ये जो ऑर्गेनिज्म थे, 8 करोड़ 70 लाख जीव थे, उनको इसी 5 ग्रुप में उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। अभी एक क्राइटेरिया रहता है कि किस ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखना है, वो जो क्राइटेरिया है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्राइटेरिया देखा जाए तो 5 प्रकार के क्राइटेरिया है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अभी क्राइटेरिया क्या रहा था, क्या यूं ही ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिया किसी भी ग्रुप में डाल दिया, ऐसे नहीं किया था, ठीक है। अभी हम उसे ग्रुप नहीं लेंगे, किंगडम कहेंगे, ठीक है। देखिए क्राइटेरिया क्या रहा होगा, उनमें से क्या, जैसे कि हमने देखा कि हमने पहले देखा कि एग्जांपल में देखा था कि लिविंग नॉन लिविंग हो सकता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल को अलग किया जा सकता है, एक्वाटिक एनिमल्स को अलग किया जा सकता है, एनिमल के ग्रुप में भी। वैसे उन्होंने कुछ क्राइटेरिया लिया, उस पहला जो क्राइटेरिया था उन्होंने उसमें देखा कि सेल जो है, अभी सेल पता है हर कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बना हुआ है, ठीक है। अभी सेल में भी 2 प्रकार, जीवों में भी 2 प्रकार होते हैं। कुछ जीव होते हैं वो जो यूनिसेलुलर होते हैं, कि उनकी जो वो जो पूरा एनिमल होता है वो एक सेल ही होता है, ठीक है, एक सेल से ही वो एनिमल पहचाना जाता है। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो अनेक सेल से बने हुए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं यूनिसेल्युलर और दूसरे होते हैं मल्टीसेल्युलर, ठीक है, दूसरे होते हैं मल्टीसेल्युलर, ठीक है। यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, एक ही सेल। और ये जो मल्टीसेल्युलर है वो अनेक, जो कि हम उसे कहते हैं मल्टीसेल्युलर, तो इनमें से बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, वो बहुत सारी सेल्स एक साथ आने के बाद वो जो जीव है वो तैयार होता है, जो मल्टीसेल होता है, ठीक है। अभी ये कैसे होता है हम ये भी जानेंगे, ठीक है। अभी देखिए एक सेल है, ठीक है, अगर बहुत सारे सेल्स एक साथ आ गए तो उससे कहते हैं हम टिश्यू, ठीक है। पहले तो सेल होता है, अनेक सेल्स अगर एक साथ आ गए, ठीक है, तो उसके बाद उसे क्या कहते हैं हम, टिश्यू कहते हैं। अगर और भी टिश्यू एक साथ आ गए तो उसे हम कहते हैं, उससे क्या तैयार होता है, ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। अगर सारे पूरे ऑर्गन सिस्टम एक साथ आ गए तो उसके बाद तैयार होता है लिविंग बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या तैयार होता है,
लिविंग बॉडी, जैसे कि हमारा लिविंग बॉडी, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स क्या है, हाथ, पाँव, सर, नाक, आँख है, पैर है, ये सब हमारे क्या है, ऑर्गन है। और ये सब किस चीज से बने हुए हैं, सेल से, ठीक है। एक सेल आ गया, उसके बाद बहुत सारे सेल्स एक साथ आ गए तो उससे उसने टिश्यू तैयार किया, बहुत सारे टिश्यू एक साथ आए तो उसने ऑर्गन सिस्टम तैयार किया, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम तैयार किया, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे ऑर्गन होगा, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम तैयार होगा, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम के बाद लिविंग बॉडी तैयार होगा, ठीक है, लिविंग बॉडी किसी के जीव में, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि सेल जो है, अभी सेल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सेल यूनिसेल्युलर है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या देखा हम ये देखने वाले हैं। जो पहला क्राइटेरिया है उन्होंने क्लासिफिकेशन के से पहले देखा था, वो क्राइटेरिया देखा था कि ये जो जीव है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या रखा था क्लासिफिकेशन का, या जो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है। अभी प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, ये भी हम समझ लेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एक सेल होता है, समझते हो, ये समझिए। एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और सेल में क्या दिखाया जाता है, अभी सेल में देखिए, सेल के सेंटर में एक ऑर्गन होता है, जैसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। कोई भी सेल हो, अगर उस न्यूक्लियस के पास अपना खुद का मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर उसके ऊपर यूनिफॉर्म, जैसे कि आप रोज यूनिफॉर्म पहनते हो, ठीक है। यूनिफॉर्म यानी कि आपके ऊपर का क्या है, कोटिंग है, कवरिंग है, जिसके अंदर आप बंद हुए हो, ठीक है। आपने क्या पहना है, अगर आप यूनिफॉर्म पहने, या फिर ऐसा समझे कि उसको जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को अगर मेम्ब्रेन है, यानी कि न्यूक्लियस ने अगर कपड़े पहने हैं, ठीक है, न्यूक्लियस ने अगर कपड़े पहने हैं तो उसे हम कहेंगे डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, ये समझने के लिए हमें एक या डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस क्या होता है, डेवलप्ड न्यूक्लियस किस न्यूक्लियस को कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने क्या कहा, न्यूक्लियस होता है, सेंटर में होता है किसी भी सेल के, उस न्यूक्लियस को अगर कवरिंग है ऊपर से, जैसे कि अगर न्यूक्लियस ने कपड़े पहने हैं, उस कपड़े को हम कहेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। देखिए, ये सेल है, सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगर उस सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि उसके न्यूक्लियस में अगर कपड़े पहने हुए हैं, उस कपड़े को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि उस सेल न्यूक्लियस के पास अगर कपड़े पहने हैं, यानी कि उस न्यूक्लियस के पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो हम उसे कहेंगे एक डेवलप्ड न्यूक्लियस। उसे हम क्या कहेंगे, एक डेवलप्ड न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, डेवलप्ड न्यूक्लियस। कब कहेंगे, अगर न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ढका हुआ है, बंद है, ठीक है, उसके अंदर क्लोज है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो एक डेवलप्ड न्यूक्लियस है। क्या कहेंगे, डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। डेवलप्ड न्यूक्लियस को ही कहा जाता है डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, ठीक है। और अगर सोचो कि एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस ने कपड़े नहीं पहने, यानी कि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं, कपड़े को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे हमारे आसान भाषा में, ठीक है। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, लेकिन उस न्यूक्लियस ने जो है कपड़े नहीं पहने, यानी कि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो हम उसे कहेंगे नॉट डेवलप्ड। क्या कहेंगे, नॉन डेवलप्ड, या फिर नॉन डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, या फिर नॉन डिस्टिंक्ट, या फिर उसे हम कहेंगे ये नॉन डेवलप्ड न्यूक्लियस कहेंगे। बात समझ में आ रही है। हम डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस या फिर डेवलप्ड न्यूक्लियस किसे कहते हैं, जिस न्यूक्लियस ने कपड़े पहने हैं, यानी कि उसके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसे हम कहेंगे डेवलप्ड न्यूक्लियस। और जिस न्यूक्लियस ने जो न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के सेंटर में होता है, ठीक है, बीच में होता है, अगर उस न्यूक्लियस ने कपड़े नहीं पहने, यानी कि उसके पास क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो हम कहेंगे उसे कि वो नॉन डेवलप्ड न्यूक्लियस है। अब इस प्रकार में समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कहता है अगर न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है, अगर न्यूक्लियस ने कपड़े पहने नहीं है, सॉरी, प्रोकैरियोटिक में कौन से जीव आता है,
प्रोकैरियोटिक में क्या समझना है, अगर न्यूक्लियस के पास कपड़े ही नहीं है, यानी कि उसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होना चाहिए, नॉन डेवलप्ड। इसके लिए हम यहां लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक यानी नॉन डेवलप्ड, नॉन डेवलप्ड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक यानी नॉन डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मतलब यही है कि इनमें जो भी जीव आते हैं, जो उनकी सेल है, उनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को कपड़े नहीं है, यानी क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जितने भी जीव होते हैं ऐसे जिनके पास न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस को क्या नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो वो सभी जीव कहाँ आएंगे, प्रोकैरियोटिक में आएंगे। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे लिखा है कि प्रोकैरियोटिक यानी वो जीव जिनके पास नॉन डेवलप्ड न्यूक्लियस है, यानी कि उनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक इसके बिल्कुल अपोजिट है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब हमने समझ लिया है कि एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो बंद होता है कहाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके कपड़े की तरह होता है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस ने ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने कपड़े पहने हैं, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, डेवलप्ड न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, तो यूकैरियोटिक मींस क्या होता है, डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्या होता है, डेवलप्ड न्यूक्लियस, डेवलप्ड न्यूक्लियस। डेवलप्ड न्यूक्लियस को ही हम डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, हम आगे जाते हैं। ठीक है, हम सेल की कॉम्प्लेक्सिटी समझ लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे कि जो ऑर्गन है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो किस प्रकार का है। ठीक है, ऑर्गन जो है वो किस प्रकार का है। ऑर्गन दोस्तों देखिए, हम अभी ऑर्गन हमने अभी सेल का किस प्रकार, सेल किस प्रकार के होते देखिएगा, सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक होते या फिर वो यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, अभी ऑर्गेनिज्म का क्या प्रकार है, ऑर्गेनिज्म का क्या टाइप हम देखेंगे। ऑर्गेनिज्म जनरली जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर, या फिर वो होते हैं मल्टी सेल्युलर। ये दोनों भी शब्द का अर्थ आपको पता होगा। यूनिसेल्युलर यानी कि एक जीव है वो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, और जो मल्टी सेल्युलर होता है इसका मतलब ये होता है कि ऐसा जीव जो बनने के लिए बहुत सारे सेल्स एक साथ आ गए और उन्होंने वो जीव तैयार किया, जैसे कि इंसान। ठीक है, हमारे सेल में करोड़ों से भी ज्यादा सेल्स है। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर है। ऑर्गेनिज्म दो प्रकार, यूनिसेल्युलर या फिर मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर यानी कि एक सिंगल सेल यानी वो पूरा जीव होता है, और मल्टी सेल्युलर यानी बहुत सारे सेल्स एक साथ आने के बाद, बहुत सारे सेल का ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद वो क्या होता है, मल्टी सेल्युलर यानी कि बहुपेशीय जो ऑर्गेनिज्म है वो तैयार होता है। ठीक है, ये भी देख लिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। उसके बाद क्या देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो जीव है उसका न्यूट्रिशन लेने का जो न्यूट्रिशन जो लेता है वो किस प्रकार लेता है वो हम जानेंगे। इसमें बेसिकली दो पॉइंट होते हैं, एक तो जीव एटोट्रॉफिक्स होते हैं, एटोट्रॉफिक। अभी एटोट्रॉफी का क्या मतलब है, एटोट्रॉफी का मतलब है खुद का खाना खुद बनाना। आप जो घर पे बनाते हैं वैसे नहीं, ठीक है, आप खाना पकाते हो। इसका मतलब है कि किसी पर डिपेंड नहीं होना होता। ये जो एटोट्रॉफिक में जितने भी जीव आते हैं, इनमें से जो जीव होते हैं एटोट्रॉफिक के ग्रुप में आने वाले, ये जो खाने के लिए या फिर उनके न्यूट्रिशन के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, समझते हैं। अभी आप खुद ही लो, ठीक है, हम अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं, या फिर जो प्लांट्स है उस पर, या फिर किसी एनिमल्स पर, ठीक है। लेकिन ये जीव ऐसे होते हैं जो प्लांट्स पर भी निर्भर नहीं होते और एनिमल्स पर भी निर्भर नहीं होते, उन्हें हम क्या कहेंगे, एटोट्रॉफिक कहेंगे। जो कि प्लांट्स होते हैं, हमारे आजू बाजू जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी क्या है, एटोट्रॉफिक, खुद का खाना खुद बनाते हैं। इसके लिए जो वो प्रोसेस करते हैं, सनलाइट की मदद से अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर ठीक है समझ गए, एटोट्रॉफी का मतलब क्या है कि खाने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना होता, खुद का खाना खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। अभी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे, ऐसे जीव जो खाने के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं। यानी कि हम खुद भी ले लीजिए, मैंने पहले ही बताया था कि
अगर हमें भूख लगी है तो हम या तो वनस्पति खाएंगे या फिर प्लांट्स खाएंगे, उसे प्लांट्स कहते हैं, या फिर किसी एनिमल्स पर मुझे डिपेंडेंट रहना होगा, ठीक है। यानी कि हेटेरोट्रॉफिक यानी वो जो है वो जो डिपेंडेंट है किसी और पर, ठीक है। जैसे कि हम इंसान ह्यूमंस, हम भी तो किसी पर तो डिपेंड ही है ना, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक को मतलब समझ में आ गया, हेटेरोट्रॉफिक को मतलब समझ में आ गया। और एक होता है सैप्रोफाइटस, ठीक है। अब ये सैप्रोफाइटस क्या है, ठीक है। सैप्रोफाइटस बेसिकली इतना ही ध्यान में रखिए कि इनका जो क्या काम है, वो किसी भी जो डेड बॉडी होते हैं, वो प्लांट्स के डेड बॉडी हो या फिर एनिमल की डेड बॉडी हो, उसे डीके करा देना। क्या करा देना? डीके। और डीके करते ही वो जो बॉडी जो है डीके होने वाली है, उसमें से अपना जो खाना है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एटोट्रॉफिक समझ में आ गया? फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना होता है, ठीक है। खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो आपने सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी क्या है? एटोट्रॉफिक है, क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। और वो किस प्रोसेस का उपयोग, किस प्रोसेस अपना खाना खुद बनाते हैं? उस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक यानी कि वो जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं, जैसे कि इंसान प्लांट्स पर डिपेंडेंट है खाने के लिए, या फिर एनिमल्स पर, ठीक है। या फिर कोई भी एनिमल ले लीजिए, वो सभी एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। अभी सैप्रोफाइटस क्या समझाया मैंने? जो डेड बॉडीज होते हैं उनको डिके करने का जो काम है वो सैप्रोफाइटिंग कहते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइट, वो जो काम करते हैं उसे कहते हैं हम सैप्रोफाइटिक, ठीक है। सैप्रोफाइटिक। और जो सैप्रोफाइटिक यानी कि डिके करने का काम जो करता है उसे हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डेड बॉडीज होती है, या फिर प्लांट्स की डेड बॉडीज हो या फिर एक एनिमल की डेड बॉडीज हो, उसको जो डिके करने का जो क्या काम है वो किसका है? सैप्रोफाइटिक। वो डिके करने के वक्त क्या करते हैं, जो उसका जो फूड है वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनका न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट लेंगे जो कि चौथा पॉइंट है। हम क्राइटेरिया देख रहे हैं, एक्चुअल क्राइटेरिया क्या रहा होगा, ठीक है। तीसरा है लाइफस्टाइल, ठीक है। इस एनवायरनमेंट में उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनकी जीवन शैली क्या है, ये देखेंगे। हमने अभी भी देखा कि जो एटोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं, यानी कि प्लांट, ठीक है। प्लांट इस नेचर में क्या कर रहा है? खाना बना रहा है और हमें दे रहा है, ठीक, सही बात है। जो खाना खुद का है वो खुद तो ले ही रहा है, साथ ही हमें भी वो खाना दे रहा है। यानी कि प्लांट क्या हो गए इस नेचर में? प्रोड्यूसर, खाने के प्रोड्यूसर्स हो गए। समझ में आ गए, ठीक है। अभी मैंने देखा कि हेटेरोट्रॉफिक्स, ठीक है, क्या समझ रहे हैं हम? हेटेरोट्रॉफिक में हम क्या समझ रहे हैं? देखिए, जो एनिमल्स होते हैं, जो कि एनिमल्स होते हैं, अभी हम एनिमल, ह्यूमन बीइंग एनिमल ही है, ठीक है। कोई भी एनिमल ले लीजिए, जैसे कि मैंने लिया गोट, ठीक है। गोट क्या करता है? वो ग्रास खाता है। तो ग्रास एक प्लांट है, खुद का खाना खुद बना रहा है, तो उसे कौन रहा है उस पर डिपेंड है। जो गोट है किस पर डिपेंड है? ग्रास पर। ग्रास एक क्या है? प्लांट है, वो प्रोड्यूसर है, एटोट्रॉफिक है, खुद का खाना खुद बना सकता है। लेकिन जो गोट है वो एनिमल है, वो गोट क्या है? ग्रास पर डिपेंडेंट है, यानी कि वो क्या है? ग्रास का कंज्यूमर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंज्यूमर। ये सारे कंज्यूमर क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक, किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं। और ठीक है, और एक लाइफस्टाइल होती है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फंगाई या फिर फंगस, ठीक है। फंगाई का हो या फिर फंगस का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फंगस का इस नेचर में काम क्या है? फंगस का काम है किसी भी मैटर को किसी भी जो डेड बॉडी है, एनिमल्स की हो या फिर किसी प्लांट की हो, उसे क्या करना? डिकम्पोज करना। क्या करना? डिकम्पोज करना, उसे डिके करा देना, उसको खत्म कर देना। किसका काम है? फंगस का है, ठीक है। इसे हम डिकम्पोजर कहेंगे, डिकम्पोजर, ठीक है, डिकम्पोजर्स, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लाइफस्टाइल 3 टाइप के हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर यानी कि वो जो खाना इस नेचर में बना रहे हैं। कंज्यूमर यानी कि वो जो इस बना हुए खाने को खा रहे हैं, ठीक है। और डिकम्पोजर यानी वो जो इस नेचर में जितने भी जो प्लांट की डेड बॉडीज है या फिर एनिमल की डेड बॉडीज है, उनको क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज, उनको खत्म कर रहे हैं। वो काम कौन कर रहा है? फंगस कर रहा है, ठीक है। यानी कि इस नेचर में जो प्लांट्स है वो सभी क्या है? प्रोड्यूसर है, ठीक है। इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स है वो सब क्या है? वो कंज्यूमर है।
इस दुनिया में जितने भी फंगस या फिर फंगाई के जो भी प्रजाति है, स्पेसीज है, वो क्या है इस नेचर में डिकम्पोजर से, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, डेड बॉडीज को डिकम्पोज कर रही है, इसीलिए वो क्या है, डिकम्पोज है, उस बॉडी को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो हम समझ लेंगे। ठीक, अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी इन सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, मैं समझ लेता हूँ और मैं आगे की शुरुआत कर देता हूँ। ठीक है, एक डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है और नॉन डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपका न्यूक्लियस डेवलप्ड है, यानी कि न्यूक्लियस को अगर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस में अगर कपड़े पहने हैं, तो उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक, वो सेल क्या है, यूकैरियोटिक। और अगर एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, लेकिन उस न्यूक्लियस ने कपड़े ही नहीं पहने हैं, यानी कि उस न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये सभी क्राइटेरिया है, इन्हीं क्राइटेरिया के आधार पर ही 5 किंगडम बनाए गए हैं। उस किंगडम में क्या क्राइटेरिया तो हमने देख लिया, अब उस किंगडम में क्या क्या है, इस सब बातों पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चार्ट है आपकी बुक में, उसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहले तो 2 ग्रुप में डिवाइड किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। पहले जीवों को कहा गया है प्रोकैरियोटिक्स और दूसरे जीवों को कहा गया है यूकैरियोटिक्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। देखो अभी ये जो प्रोकैरियोटिक जीव है, इनके ये तो हमने समझ लिया, प्रोकैरियोट यानी क्या, जिसके पास उसके पास जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप नहीं होता, ये हमने समझ लिया है। इसके अंदर सिर्फ एक ही आता है, यूनिसेल्युलर सेल, जो यूनिसेल्युलर है, ये सारे जो इसमें आते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर में कौन सा किंगडम आता है, इसके पास सिर्फ एक ही किंगडम है, उस किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा। ठीक है, अभी हमने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें ये बात समझ में आई कि जितने भी यूनिसेल्युलर है वो सभी प्रोकैरियोटिक नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी सेल्स है, जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें एक बात नोटिस करने वाली थी कि जितने भी जो यूनिसेल्युलर थे, उनके सेल जब ऑब्जर्वेशन लिया कि किसी सेल में न्यूक्लियस डेवलप्ड था तो किसी सेल्स में न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं था। जितने भी सेल्स में जो न्यूक्लियस डेवलप्ड था तो उन्हें इस ग्रुप में रखा गया, और जितने भी यूनिसेल्युलर एनिमल्स